औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखकर मेरे जुनून को नाज़ फरमाते हुए, देखकर मेरे जुनून को नाज़ फरमाते हुए मौत शर्माती है मेरे सामने आते हुए। फिरता गरजता गूंजता गाता हुआ वलवलों से बरख की मानिंद लहराता हुआ, मौत के साए में रहकर मौत पर छाया हुआ, मौत के साए में रहकर मौत पर छाया हुआ। काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब। मलियाबादी के गजल के अशार हैं और जोश शाब से माफी मांगता हूं कि इसमें मैंने कुछ तरमीम की है। और तरमीम कहां की है कि काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब। इत्तेहाद 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 कहां है? बेशक माफ करना, मुझे यह नारा पसंद नहीं। मैं शेर नहीं हूं, जूतियों का दूल हूं। मैं शेर ना हूं, ना मुझे शेर बनना है। 10 साल पहले भी अगर महाराष्ट्र का रुख किया था तो आपको शेर बनाने के लिए रुख किया था। क्या शेर बनना है? शेर बनना है। सुन्नते रसूलुल्लाह को अपने जिंदगी का हिस्सा बना लो। यतीमों के सर पर हाथ रखो, बेवाओं की मदद करो, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो और दुनिया तुम्हें शेर कह के पुकारेगी। आसान। 10 साल पहले भी इत्तेहाद के पैगाम को लेकर आया था। उस इत्तेहाद के जरिए नाइंसाफियों को इंसाफ में बदलना चाहता था, हक तलफी को हक में तब्दील करना चाहता था, नाइंसाफी को इंसाफ में बदलना चाहता था। और हाथे पे तिलक लगाने वाले का है, सर पे पगड़ी बांधने वाले का है, उतना ही ये मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। यही पैगाम था और यही कोशिश थी जिसको लेकर हम आगे बढ़े थे। 2014 में मैंने अपनी गाड़ी में तय किया था, अपनी जान को हथेली में रखकर डराया गया, धमकाया गया, लेकिन न डरे न घबराए, बेखौफ होकर बेबाकी के साथ इज़ारे हक को बयान किया और सिर्फ आपसे अगर इल्तिजा की और इत्तेहाद कहा। मैं ये भी याद दिलाऊं कि अकबरुद्दीन ओवैसी 10 साल पहले भी अगर आया था तो इत्तेहाद के लिए आवाज को उठाई थी, दरख्वास्त की थी। तो अपने इस शेरवानी के दामन को फैलाकर अपने कलमगो भाइयों के सामने
यही कहा था कि ये इत्तेहाद का भिखारी आया है, तुम अपने इत्तेहाद की खैरात मेरे दामन में डाल दो। अल्लाह उसके रसूल की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी को अल्लाह ने इज्जत दी, शोहरत दी, नाम दिया, सब कुछ दिया। लेकिन एक बात कहूंगा, आखिर का अगर कोई लीडर है तो वह अकबरुद्दीन ओवैसी है। न पहले बड़ा बनने की ख्वाहिश थी, न आज है। मैं तो सबसे छोटा हूं, आप सब मुझसे बड़े हैं और आप इनसे भी बड़े हैं। और इनके बाद और आपके बाद में मैं हूं। इस चीज को, क़यादत एक अजीम जिम्मेदारी है और सदक़े दिल और बेगर्ज होकर जो खिदमत करेगा तो अल्लाह उसकी क़यादत में इस्तेहकाम और मजबूती देगा। क्योंकि मुझे मेरे वालिद और सालारी मिल्लत ने मुझसे कहा, गर्ज वाले की तकलीफ का एहसास होगा, जब तुम्हारी क़यादत में गर्ज आ जाएगा तो फिर वह क़यादत मजबूत नहीं हो सकती। खुदारा इस बात को समझो, मिल्लत की फलाह व बहबूद, मिल्लत की तरक्की, मिल्लत की खुशहाली के लिए अपने जात की खुशियों की कुर्बानी देनी होगी। अगर बगैर किसी मफाद से अगर कोई आगे बढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कामयाबी व कामरानी अता करता। अगर आज मैं यहां खड़ा हूं तो लोग समझेंगे कि 10 बरस बाद अकबरुद्दीन ओवैसी यहां आया है, तो याद दिलाना चाहता हूं, 10 बरस हमारे मालेगांव के एमएलए साहब नहीं थे, मुफ्ती साहब नहीं थे। 10 बरस पहले हमारे धुलिया के एमएलए नहीं थे। अरे मैं क़यादत बनाने आया था, क़यादत बनी, महाराष्ट्र की बागोदौड़ इन जिम्मेदार हाथों के हवाले किया और इन जिम्मेदार हाथों ने इस क़यादत को आगे बढ़ाने की, ले जाने की। और आज 10 बरस बाद अगर आया हूं तो इस क़यादत को मजबूत करते हुए, इनको आगे बढ़ाकर इनके पीछे मजलिस के झंडे को थामने के लिए आया हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी को कभी किसी चीज की ख्वाहिश व हसरत नहीं। आपकी सरजमीन से आओ काबिल नौजवानों से दरखास्त है, नेक लोगों से दरखास्त है, वुकलाओं से, डॉक्टरों से, इंजीनियर से, मिल्लत का दर्द रखने वालों से इल्तिजा है, आओ, जज्बे को लेकर आओ, दियानत के साथ आओ, इखलास के साथ आओ, खुलूस के साथ आओ। मैं अपनी कुर्सी पर जिंदगी में, जमाती जिंदगी में शख्सियतों की अहमियत नहीं होती, याद रखो। शख्सियतें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जमात कायम व दायम रहेगी। जमात की अहमियत है, अकबरुद्दीन ओवैसी की भी अहमियत नहीं है, जमात की अहमियत है और ये इत्तेहाद की अहमियत है। अगर ये इत्तेहाद है, जमात नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। खुदारा समझो, आज इंतखाबात का वक्त है। इंतखाबी मैदान में कई जमातें हैं, हजारों जमातें मैं कहूंगा, और शायद मैं गलत ना हूं तो विड्रॉल के बाद
करीब 4000 से जायद उम्मीदवार अपनी 10 साल पहले बीजेपी थी, शिवसेना थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, कहीं पर समाजवादी पार्टी भी थी। लेकिन आज कांग्रेस है, 2 एनसीपी है, पवार एनसीपी, शरद पवार, अजित पवार एनसीपी। अंदाजा लगाइए कितनी पार्टियां हो गई हैं। मेरा एक ही सवाल है, हिंदुत्व पे अमल करने वाली जमातें शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, सही है ना? हिंदुत्व अब हो गए 2 टुकड़े। आइडियोलॉजी तो दोनों की है एक ही। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से इत्तेहाद किया, पवार ने उद्धव ठाकरे से इत्तेहाद किया और एक 3 पार्टियों का एक गुट बना। बोलो, प्रियंका गांधी को पढ़ाने में कामयाब हो गए या नहीं हुए? मेरा सवाल है, राहुल व प्रियंका, क्या आप कांग्रेस के सेक्युलरिज्म का सबक पढ़ाने में उद्धव ठाकरे को कामयाब हुए या नहीं हुए? फिर मेरा सवाल है, शरद पवार साहब, क्या आप उस सेना को पढ़ाने में कामयाब हुए या उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का सबक पढ़ाने में आपको कामयाब हुए? यह मेरा सवाल है। चलो, ये इनका हो गया। तो अब दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि अजित पवार, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अजित पवार शिंदे के, फिर बीजेपी ने अजित पवार और शिंदे को सबक पढ़ा दिया या फिर अजित पवार ने अपने करप्शन का सबक मोदी को और योगी को पढ़ा दिया? वो समझ गए। बताओ क्या है, कहां है आइडियोलॉजी, कहां है बुनियादी उसूल? अरे इनके पास, इनको गद्दी चाहिए, इनको तख्त चाहिए, लेकिन हम क्या समझते हैं? जो लोग ये समझ रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो इम्तियाज जलील औरंगाबाद से नाकाम हो गए और वो कामयाब हो गए, तो उन अहमकों को, उन नादानों को, उन नासमझों को ये कहना चाहता हूं, मजलिस बातें वो नहीं जो जीते और जमीन को फतेह कर ले। हकीकी फातेह वो होता है जो दिलों को जीतता है और दिलों को फतेह करता है। हमारा काम दिलों को जीतना है, दिलों को फतेह करना है। हमारा काम इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठकर तर्जुमानी करते हैं, उनके मसाइल को उठाते हैं, चाहे ऐवान पार्लियामेंट हो या ऐवान असेंबली हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मसाइल को उठा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेशक मुसलमानों की आवाज बनती है, मुसलमानों के मसाइल को बनती है, तो हर किसी की आवाज बनती है। बैकवर्ड क्लास की बनती है, ओबीसी की बनती है, मराठा समाज की बनती है, तो हर समाज की आवाज बनती है। बेशक अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमान है। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं। मुझे नाज है मुसलमान के मैं हिंदुस्तानी हूं। हम हर एक के मसाइल उठाते। यहां पे बैठे हमारे दलित समाज के लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के हैं, मुसलमान भी हैं, हर कोई है। मैं यही बात कहना चाहता हूं, हां, मुसलमान की आवाज बनकर हम मुसलमान के मसाइल को उठाते हैं। मैं उठाता हूं, मुझे शर्मिंदगी नहीं है। तलपी पे लड़ता हो, मुसलमान की हक की लड़ाई लड़ता हो और नाइंसाफी पर आवाज को बुलंद करता हो, इसलिए कि मैंने दस्तूर पर हल्फ लिया है। बहैसियत रुकने असेंबली अवामी नुमाइंदे मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबसे पीछे वाले को आगे लाऊं। क्या लीडर की यह जिम्मेदारी नहीं? क्या कोई ये इस बात से इनकार कर सकेगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, खुशहाली में सबसे पीछे है? और आज हमारी कोशिश वो पीछे जो मुसलमान है उसको आगे लाए। आ जाएगा तो अगर पीछे ब्राह्मण रहेगा तो उस ब्राह्मण को भी आगे लाने का काम हम करेंगे, क्योंकि हमने दस्तूर पे हलफ लिया है। पिछड़ों को, कमजोरों को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। यह हमारी सोच है। लेकिन हमारी सोच को मीडिया हाउसेस, अभी इम्तियाज जलील साहब ने मुझसे कहा कि इनके साथ साथ वो आपके दोस्त आए हैं, हमको बताते हैं कि हम भड़काऊ भाषण देते हैं। भड़काऊ नहीं देते, हम हक बयान करते हैं। वो अलग बात है कि हमारी हक बयानी का जवाब इनके पास नहीं होता तो उसको भड़काऊ बना देते हैं। आज ही मैंने किसी के बटोगे तो कटोगे, लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुमसे, क्या यह मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? और अगर मैं कह रहा हूं, मैं अकबर ओवैसी मुसलमान, मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान न तेरी जागीर है न मेरी जागीर है। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, हर मजहब के मानने वालों का है। मजहब भगवान अल्लाह गॉड को नहीं मानने वाले का भी है, किसी एक का नहीं है। क्या है? बेरोजगारी। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? हर 2 मिनट 3 मिनट को रेप होते हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? ग्रेजुएट्स को नौकरियां। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुल्क की कमजोर इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? रुपये की गिरती हुई कदर को ऊंचा करना। आप बताओ, क्या बेरोजगारी को दूर करने कुछ हो रहा है? महंगाई को दूर करने कुछ हो रहा है?
क्या बेघर लोगों को घर देने के लिए कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ इस मुल्क बटोगे तो कटोगे कहां? उसके बाद कहा कि जात पात की सियासत। अरे जात पात की सियासत बोलने वाले, तू ये क्यों नहीं कहता कि मजहब की सियासत नहीं करनी चाहिए? यह बात क्यों नहीं कहते? ये तो मजहब की सियासत करेंगे, नफरत के बीज को बोते जाएंगे, असल मसाइल से तवज्जो होने वाला एक रेप, यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है। एक औरत रात के अंधेरे में घूम नहीं सकती, खेतों में उसकी इज्जत और इस्मत को लुटेरे लूट रहे हैं, यह मसला है। अरे इस पे बात करो, इस पे कुछ करो। नहीं, मुसलमान ऐसा, मुसलमान के इतने बीवी, मुसलमान हो गया। सीएए एनआरसी, सीएए एनआरसी। पार्लियामेंट में थे इम्तियाज जलील साहब, हर मसले पर। अरे आप बताओ, आज मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के एक जिम्मेदार लीडर की हैसियत से कह रहा हूं और यह ऐलान कर रहा हूं, उनके लीडर, मैं उनसे कहूंगा, हमारा पूरा साथ आपके साथ है, हमारा पूरा ताउन आपके साथ है। हम पूरी कोशिश करेंगे, मगर उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, इत्तेहाद होता है ना, तो इत्तेहाद बैनुल मजलूमीन होना चाहिए। इत्तेहाद मुसलमान है। हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो दलित है। हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो पसमानदा तबकात है। चलो आओ, मराठा, दलित और मुसलमान इत्तेहादुल बैनुल मजलूमीन बन जाते हैं और अपने जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हैं। मगर मेरी बात कतई कर रहे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, सिर्फ जरंगे पाटिल साहब से, सिर्फ मराठा समाज पिछड़ा हुआ नहीं है, पूरा मराठवाड़ा भी पिछड़ा हुआ है। क्या मराठवाड़ा पिछड़ा हुआ नहीं है? क्या मराठी, पूना, ये सारी चीजों का दूसरा हिस्सा है विदर्भ का, तीसरा हिस्सा है मराठवाड़े का। इन तीनों हिस्सों में सबसे पिछड़ा, सबसे पीछे कौन है? मराठवाड़ा है। चलो, मराठवाड़ा की रिजर्वेशन के साथ हम मराठवाड़ा की खुशहाली के लिए भी जिद्दोजहद करते हैं। 30 साल पहले तो सिर्फ मुसलमान, सिर्फ हिंदू मराठा नहीं होता, मुसलमान भी मराठा है, दलित भी मराठा है और मराठवाड़ा में रहने वाला हर कोई मराठा है। अब मैं कहता हूं, 30 साल हुए, मीडिया वालों जरा तवज्जो, 30 साल हुए, 30 इयर्स, 30 साल हो। क्या है? मराठवाड़ा स्टैट्यूटरी डेवलपमेंट बोर्ड, मराठवाड़ा स्टैट्यूटरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो सिर्फ मराठवाड़ा के लिए बनाया गया, कागज पे तो है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं देते। चलो मराठों के रिजर्वेशन के साथ क्या तैयार हो? क्या तैयार हो? मराठवाड़ा का किसान खुदकशी कर रहा है, मराठवाड़ा के लोग
पानी के लिए तरस रहे हैं, मराठवाड़ा के लोग दवाखानों के लिए तड़प रहे हैं। दवाखाने नहीं है, 100-100, 200-200 किलोमीटर को जाना पड़ता है पूरे मराठवाड़ा में। आज का इंतजाम आज है या नहीं बताओ? क्या नाम के बदलने से रोजी मिल जाएगी? क्या नाम के बदलने से रोटी मिल जाएगी? क्या नाम के बदलने से किसानों की खुदकशी रुक जाएगी? क्या नाम के बदलने से पानी की प्यास मिट जाएगी? क्या नाम के बदलने से क्या बीमार को नाम में क्या रखा है? ऐ नाहेलो ना समझो, ऐ झूठो, ऐ बेमानो, काम करो काम। क्या यह गलत है? नीति आयोग की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए मीडिया वालों। काबिल है, मुझसे काबिल, मुझसे पढ़े लिखे, फिक्र करने वाले। और मैं तो खुला कह रहा हूं, मोदी और योगी का मैं तो दुश्मन हूं, शायद आप उनके दोस्त हैं। बताओ उनको, जाकर बोलो नीति आयोग क्या कह रहा है। नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट कह रही है, मेरे मराठा भाइयों, कि सबसे पिछड़ा हुआ जीएसडीपी कम है, रोजाना की कमाई। इम्तियाज जलील साहब से भी कहूंगा, सीमांचल की तरक्की के लिए मजलिस लड़ रही है। आप पार्लियामेंट में थे तो आप भी लड़े, अब आप आओ, मैं भी आपके साथ हूं। हम मराठवाड़ा की खुशहाली व तरक्की के लिए लड़ेंगे। हम मराठों का साथ में लेंगे, मुसलमानों को लेंगे, हिंदुओं को लेंगे, मराठों को लेंगे, हम लड़ेंगे। क्या मेरी बात से आप राजी हैं? राजी हैं? मेरी बात सही है? सही है तो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मराठा चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए, मराठवाड़ा में पानी चाहिए। मराठा, वो क्या कहते हैं, गार्डियन मिनिस्टर। मराठा गार्डियन मिनिस्टर नहीं चाहिए। मराठों और मराठवाड़ा को उसका हक चाहिए। ये हम चाहते हैं, ये हमारी सोच है, ये हमारी फिक्र है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि क्या उद्धव ठाकरे वोट की अहमियत को समझो। यहां मौजूद सारे लोगों से कहूंगा कि जमहूरियत के जश्न, ये इलेक्शन में तुम्हारी सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो याद रखो, वो तुम्हारा वोट है। वोट का सही इस्तेमाल करो। अगर वोट का गलत इस्तेमाल करोगे तो नहीं मालूम क्या गारंटी है। पूरी गारंटियों का दौर चल रहा है। हमारे पास भी 6 गारंटी आई, कर्नाटक में भी गारंटी आई, हरियाणा में भी गारंटी आई। मिस्टर मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी, वाह वाह, ठीक है भाई, वहां भी गारंटी, यहां भी गारंटी, इनकी भी गारंटी, उनकी भी गारंटी, चाय वाले की भी गारंटी। मैं ये यहां मौजूद ये लोगों का सवाल है, क्या शरद पवार गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप मोदी के साथ नहीं जाएंगे? देंगे? क्या अजीत पवार साहब आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप शरद पवार के पास दोबारा वापस नहीं जाएंगे? वाले के पास चाय की प्याली लेके नहीं जाएंगे? क्या शिंदे गारंटी देंगे
कि इलेक्शन के बाद वो ठाकरे के पास दोबारा नहीं जाएंगे? नेहरू और गांधी क्या इस बात की गारंटी देंगे कि वो कभी भी बीजेपी और मोदी के साथ नहीं जाएंगे, हिंदुत्व के साथ नहीं जाएंगे? अरे आज तस्लीम करना है कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व पॉलिटिक्स हम में है और हम हिंदुत्व पॉलिटिक्स को कबूल करते हैं। डायरेक्टली तो कबूल नहीं किए, इनडायरेक्टली कबूल कर लिए। कोई ऐसा खाता है तो कांग्रेस ऐसा खा रही है। यही है, यही है। समझो मेरी इस बात को। आवाज है, राव की आवाज है, रेड्डी की आवाज है, पाटिल की आवाज है, पटेल की आवाज है, गांधी की आवाज है, पवार की आवाज है, हर किसी की आवाज है। अगर आवाज नहीं है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले की आवाज नहीं है। और मैं इस सियासी शोर गुल में जोरदार नारा लगाने के लिए आया हूं, अपनी जात के लिए नहीं आया हूं। मैं तुम्हारी इज्जत के लिए आया हूं, तुम्हारे वक़ार के लिए आया हूं, तुम्हारे वजूद का एहसास दिलाने के लिए आया हूं कि हम जिंदा हैं, हम मुर्दा कौम नहीं है। तुम जिंदा कौम हो। अगर तुम जिंदा कौम हो तो उठो, उठो। तो याद रख लो, तुम्हारा वजूद खतरे में है। यही जोश, यही वलवला, यही उठना 20 तारीख के दिन है। उठोगे ना? उठोगे ना? कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उसका। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदारा मेरी बात को समझो, वक्त नाजुक है। हमारा सबसे अव्वलीन फरीजा क्या है? क्या है? महाराष्ट्र में टिकस देना, हराना है। उसके साथ हमारी जिम्मेदारी है। जहां जहां हमारे नुमाइंदे हैं, हमको अपने नुमाइंदों को भी कामयाब करना है। मैं आपके जोश की कदर करता। जोश है और होश नहीं तो वो कौम कामयाब नहीं होती। वही कौम कामयाब होती है जिस कौम के पास जोश भी होता है और होश भी होता है। थोड़ी देर सुन लें, अपनी बात को खत्म करूंगा। 12 मिनट है। मेरा पैगाम है तुमसे कि हिंदुस्तान के तुम किराएदार नहीं, तुम हिंदुस्तान के बराबर के शहरी हो और तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए आया हो। तुम्हारा ताउन चाहिए, तुम्हारी दुआएं चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा जोश साथ चाहिए, तुम्हारा होश चाहिए। क्या ताउन दोगे? तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से किसी भी वजह से
दूर होने वाले हर फर्द, हर मर्द, हर खवातीन, हर कायद से अपील करता हूं कि आओ इस जमात में आ जाओ, वापिस आ जाओ। ये जमात तुम्हारी भी है, ये तुम्हारी थी। मजलिस का चाहने वाला किसी वजह से नाराज है, किसी वजह से दूर है, तो अकबरुद्दीन ओवैसी यहां खड़े होकर अपनी जमात और अपने इन कायदीन की तरफ से मैं माफी चाहता हूं, मगर ये कहना चाहता हूं कि खुदारा अपनी जात के लिए अपने खुद के न खुदारा आओ, हम अपने कुर्सियां तुमको देने तैयार। बहुत से उलमा, मशाइखीन, वुकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर, रोजमर्रा की मजदूरी करने वाला एक मजदूर, मैं उससे अपील करता हूं कि आ जाओ। ये वक्त है, ये वक्त है 2 मिनट की खामोशी। 2 मिनट की खामोशी, मेरी बात को सुन लो। महाराष्ट्र की तारीख में ऐसा सुनहरा वक्त नहीं आया जो अब है। अगर हम ना ठाकरे, ना शिंदे, ना गांधी, ना पवार, हमारी मर्जी, हमारी इजाजत के बगैर कोई भी तख्त पे नहीं बैठ सकता। सुनहरा मौका है, समझो। तुम बादशाहगर हो। तुम क्या हो? बादशाहगर हो। समझो इस बात को। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मगर हर एक से अपील कर रहा हूं, आओ, ये तुम्हारी जमात है, ये तुम्हारी अपनी जमात है। अगर तुम, एक बात कहूंगा, एक बात कहूंगा, एक बात, पसीने से, अपने खून से उस जमीन को सेंचते हैं, वो बीज एक पौधे का शक्ल इख्तियार करती है, फिर उसके बाद वो पौधा एक दरख्त बनता है, और दरख्त बनने के बाद उस दरख्त में क्या आते हैं? फल आते हैं। फल। ये वक्त सुनो, ये खाने का वक्त है, फलदार दरख्त को काटने का वक्त नहीं है। खुदा इस बात को समझो। मेरे उलमा ये बात को समझिए, मेरे मशाइख इस बात को समझिए, मेरे डॉक्टर साहिबीन इस बात को समझिए, मेरे वुकला साहिबीन समझिए, मेरे गरीब मुसलमान भाइयों इस बात को समझो। ये फल खाने का वक्त है। आपकी बेचैनी है? नहीं तो बहुत सोच के आया था, जरा चाय चाय भी बोलूंगा, चाय वाले को भी बोलूंगा, मगर आप बोलने नहीं दिए। लेकिन ये जरूर है, अभी इम्तियाज जलील साहब बोले ना, अभी इम्तियाज जलील साहब बोले योगी आने वाला है। मोदी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे, जिंदगी गुजर गई चाय बनाने में, लेकिन चाय क्या होती है, कैसी बनती है? चाय चाय, चाय की पत्ती, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। हम बोलेंगे 20 तारीख को पतंग पतंग पतंग। आखिरी अहम बात,
10 साल के बाद आया था, अल्हम्दुलिल्लाह जोश तो आज भी है बाकी। 10 साल बाद आया, लेकिन वलवला आज भी बाकी है। 10 साल बाद आया, मगर तुम्हारे महाराष्ट्र की सियासत में इम्तियाज जलील और दूसरों के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी भी अब खांधे से खांधा मिलाकर खड़ा रहेगा। औरंगाबाद हो, नांदेड़ हो, उस्मानाबाद हो या शोलापुर हो या मुंबई हो, अब अकबरुद्दीन ओवैसी आता रहे। मैं 6 इलेक्शन जीत गया। कितने? 6। अब 30 बरस होते हैं। मगर आपसे कहूंगा, आप इस इलेक्शन में मजलिस के साथ साथ इम्तियाज जलील और नासिर साहब के साथ और हम आपकी हर तकलीफ में अकबर ओवैसी आएगा, आपके हर दुख में आएगा, आपके साथ रहेगा। इंशाअल्लाह ताला हम 20 तारीख को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर! हम सब एक हैं, हम सब एक हैं और हम सब एक रहेंगे। औरंगाबाद हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। वाखिर दार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।